तो एप्लीकेशंस में देखो ये सबको वेक्टर ऐड करने आ गए इतने कि 3 वेक्टर्स हैं 2 1 और √2। तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे इनके। पहले 2 इधर आ गया, 1 तो √2 cos 45, √2 sin 45। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 न्यूटन इधर बचेगा। तो बस इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन आ जाएगा इसका, 1 × m × ax। मास 2 kg है तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अगर ए वाई 0 हो जाएगा तो आप ए वेक्टर क्या लिख देंगे, 1/2 आई के। तो ये इंपॉर्टेंस है बेटा इसको सीखने की, ठीक है ना। F = ma। एक्सलरेशन हमेशा इसी से निकलता है, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सलरेशन नहीं है। अब ये जो हमने सब पढ़ा है पॉइंट मास के लिए है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए। अब आप इसको ब्लॉक पे कैसे ट्रांसफर करें, ठीक है। ये सब पॉइंट मास का है कि इसका टोटल फोर्स = m × a। अब जो आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ब्लॉक है, तो उस पर ट्रांसफर कैसे करेंगे इस ब्लॉक को, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इस ब्लॉक में बहुत सारे n पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब सेकंड लॉ ऑफ एवरी पार्टिकल क्या करेगा, हर पॉइंट मास जो है, ठीक है ना। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कि इसमें कोई भी इंटरनल फोर्स की पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और कुछ भी डेफिनेशन बताता है सब गलत है, ठीक है। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है कि इसमें इंटरनल फोर्स की, इसका वॉल्यूम एकदम टेंडिंग टू 0 है। वो सब बेकार है कि डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम वो ट्रेवल करता है। उसके लिए वहां पे लिख दिया जाता है कि डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कहाँ से आई है, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वॉल्यूम इतना छोटा है कि उसमें एक्सटर्नल कोई भी इंटरनल फोर्स की प्रोबेबिलिटी है ही। आइडियल कॉन्सेप्ट है, इतना टेंडिंग टू 0 वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। हमेशा हर किसी छोटे से छोटे पार्टिकल के भी आप बहुत सारे पार्टिकल्स कर सकते, ठीक है। तो ये आइडियल कंसेप्ट है पॉइंट मास, कि आप उसमें जो भी लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स ही आए, ठीक है। अब देखो कैसे लिंक होती है। मान लो आपके पास ये ब्लॉक है, इसमें n पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हर पार्टिकल F = ma को फॉलो करेगा, बट क्योंकि ये पूरा ब्लॉक तो पॉइंट मास नहीं है, तो एक जो पार्टिकल है इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी होंगे, और बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं जो ये इस सिस्टम में आ गए हैं, मतलब पूरा सिस्टम हमारा n पार्टिकल्स का हो गया। तो अब उसी सिस्टम के पार्टिकल जो फोर्स लगा रहे होंगे वो क्या बोला जाएगा, इंटरनल फोर्स बोला जाएगा। तो किसी भी एक पार्टिकल पर एक तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया, एक आ गया आपका बाकी सारे इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे दूसरे पार्टिकल के कारण। पहले पर ड्यू टू थर्ड पार्टिकल, पहले पर ड्यू टू n पार्टिकल। ये सारा फोर्स मिलकर क्या होगा, मास ऑफ m1 × a1 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं, और इसी तरह आप nth पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं। तो हर पार्टिकल पर मैंने F = ma लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको, अब मान लो आपका जैसे ये ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक एक रिजिड बॉडी होता है, ठीक है। तो हर पार्टिकल का एक्सलेरेशन सेम होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा किधर भाग रहा है किधर भाग, ठीक है। तो अगर ऐसा है, एडिंग आप सबसे पहले इन सारी इक्वेशंस को ऐड करो। तो ऐड करने पर क्या होगा, देखो इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो जाता है कि किसी भी सिस्टम में। आज के बाद आप ध्यान भी रख सकते हैं कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। क्योंकि आप देखो पहले ने दूसरे पर जितना लगाया, दूसरे ने पहले पर उतनी अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है ना। पहले ने दूसरे पर जितना लगाया तो दूसरे ने भी पहले पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। तो F12 + F21 इन दोनों का सम 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। तो ऐसे जितने भी इंटरनल फोर्सेस के सम होंगे वो सारे के सारे ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, 0 निकल के। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इधर क्या बच रहा है, सारा एक्सटर्नल फोर्स बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, m1 a1 + m2 a2 + mn en वेक्टर का। अब अगर ऐसा हुआ कि हर पार्टिकल का एक्सलरेशन सेम है, अमन कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? नो सर। ओके, ये आपका हर पार्टिकल का एक्सलरेशन अगर सेम है तो आप क्या कहोगे, a1 = a2 = a वेक्टर आया। तो यहाँ से a वेक्टर सब में से कॉमन चला गया बेटा, a वेक्टर कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा, m1 + m2 + m, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, m a वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन समझ में आ रही है क्या, कि आपको सिस्टम लेके अगर F = ma लगाना है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ये है, जैसे ब्लॉक पर भी अगर आपको लगाना है कि F = ma, तो इस ब्लॉक के हर पॉइंट का एक्सलेरेशन सेम होना चाहिए, जो होता है इस ब्लॉक में, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो इसलिए आप इस ब्लॉक पर भी ये लगा पाते, ठीक है ना। मान लो 2 फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स, तो आप सबका सम क्या बोलेंगे, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सलेरेशन।
तो सबसे पहले आप सिस्टम चूज करना सीखेंगे कि आप कैसे चूज करेंगे सिस्टम। तो ये कंडीशन इस डेरिवेशन की वजह से निकल के आ गई है कि अगर सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो आप उस पर F इक्वल्स टू ma नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए, आपको जिस भी सिस्टम पर ये अप्लाई करना, ठीक है, आपको जिस भी सिस्टम पर ये अप्लाई करना है उस सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, उस सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तभी आप F इक्वल टू ma अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लियर है सबको? एक ब्लॉक इधर जा रहा है, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो सबसे पहले तो आज ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम सिस्टम किसको लें। बहुत दिनों तक नहीं आता है। ये दोनों ब्लॉक, एक मान लो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो आप इन दोनों को एक साथ सिस्टम ले ही नहीं सकते, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे एक्सेलरेशन किसको लिखूं। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी आप F इक्वल टू ma लगाने के लिए सिस्टम चूज करेंगे, पहला स्टेप होगा, भी स्टेप पे लिखाऊंगा मैं आपको प्रॉब्लम हैंडल करने की, बट सबसे पहले ये कि F इक्वल टू ma लगाना है तो आपको सिस्टम चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि जिस पर सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स m इंटू ए के बराबर किए जाएंगे, तो उस सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, उसी को आप सिस्टम। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक है, इनको आप सिस्टम नहीं ले सकते एक साथ, क्योंकि किधर जा रहा है किधर जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे शायद ये स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व।